भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत सेल के चैप्टर को पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज है, इसमें धारा मापी को बताते हैं। धारा मापी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैलेनोमीटर। गैलेनोमीटर क्या होता है इसको बताते हैं। तो धारा मापी की परिभाषा होती है कि धारा मापी वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा को संकुचित करने के काम आता है। तो धारा के संकुचन का काम कैसे होता है वो देखिए। तो धारा मापी को फिर से समझ लीजिए। धारा मापी वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा को संकुचित करने के काम आता है, इसे हम लोग धारा मापी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको गैलेनोमीटर कहते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनता है। इसका चित्र देख लीजिए। चित्र कुछ इस तरीके से बनता है। तो हम आपको इसको बता दें, एक चित्र हमने बनाया हुआ है। इस चित्र में आपको बता दें कि धारा मापी में एक स्थायी कुंडली होती है, जो कि आप देख रहे हैं बीचों बीच स्थायी कुंडली होती है। इसमें दो ध्रुवों के बीच लटकी होती है, अर्थात एक ये ध्रुव है और दूसरा ये ध्रुव है। दो ध्रुवों के बीच में लटकी होती है। कुंडली में एक संकेतक जुड़ा होता है जो कि गोल पैमाने में घूम सकता है। एक चीज और बता दें कि जो संकेतक होता है वो संकेतक के मध्य बिंदु में आप देखेंगे एक लाइन है, उससे समान दूरी पर एक तरफ तथा उससे समान दूरी पर दूसरी तरफ अलग अलग संकेतक बिंदु अंकित होते हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो शून्य बिंदु है, शून्य संकेतक है, वो मध्य बिंदु पर रहता है। शून्य संकेतक मध्य बिंदु पर रहता है, अर्थात ये शून्य संकेतक दोनों ओर समान दिशाओं में घूम सकता है। इसके बाद में जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिससे वह विक्षेपित होता है। मतलब इसमें जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा, जिससे कि वह विक्षेपित हो जाता है। एक चीज और बता दें कि संकेतक का जो पाठ्यांक होता है वह कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो संकेतक आप देख रहे हैं ये कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा संकेतक का पाठ्यांक है। I क्या है? ये धारा है। और थीटा क्या है? थीटा संकेतक का पाठ्यांक है। तो थीटा जो है संकेतक का पाठ्यांक है और आई क्या है? धारा है। एक चीज और देखिए, प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो आई बराबर के थीटा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि के क्या है? यहाँ पे के यहाँ पे धारा मापी नियतांक है। यहाँ पे के क्या है? के है धारा मापी नियतांक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रवाहित धारा होता है गैलेनोमीटर में, वह संकेतक के पाठ्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो आई बराबर के थीटा हो गया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं, उसको भी देख लीजिए। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धारा मापी को परिपथ से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको बता दें कि धारा मापी को परिपथ से ही प्रदर्शित करते हैं। एक और विशेष बात यह है कि धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है वह 10 ओम से 100 ओम तक होता है, अर्थात 10 ओम से 100 ओम तक की कोटि का होता है। एक चीज और बता दें कि जब कभी सुग्राहिता की बात करते हैं, धारा सुग्राहिता की बात करते हैं, तो धारा मापी में विक्षेप तथा संगत धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि यदि हम बात करें धारा सुग्राहिता की, तो धारा मापी में विक्षेप तथा संगत धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं।
तो आपको बताया धारा सुग्राहिता की परिभाषा आमतौर पे कि धारा मापी में विक्षेप तथा संगत धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन आई। तो थीटा अपॉन आई, थीटा क्या निरूपित करता है, विक्षेप को, आई किसको निरूपित करता है, धारा को। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, व्यवहारिक मात्रक की बात करें, तो विक्षेप का मात्रक क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसके अलावा आई का मात्रक क्या होगा, तो आई का एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो इसका पहला मात्रक क्या हो जाएगा, भाग प्रति मिली एम्पियर। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, भाग प्रति माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से इसके मात्रक निकल के आते हैं। यदि हम दक्षतांक की बात करें तो दक्षतांक कैसे होता है, धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को दक्षतांक कहते हैं। यदि हम धारामापी के दक्षतांक की बात करें, यदि हम धारामापी के दक्षतांक की बात करें, दक्षतांक, तो इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को धारामापी के दक्षतांक कहते हैं। देखिए लिख दिया हमने कि धारामापी की सुग्राहिता धारामापी की सुग्राहिता के व्युत्क्रम को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। तो यदि हम धारामापी के दक्षतांक की बात करें तो इसी तरीके से इसको लिखते हैं। इसको क्या के से प्रदर्शित करते हैं, तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आमतौर पे 1/CS हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी अर्थात धारा सुग्राहिता। यदि हम इसकी बात करें, इसके मान की बात करें, तो के का मान क्या आ जाएगा, I/थीटा। तो यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर प्रति भाग या माइक्रो एम्पियर प्रति भाग। तो इसी तरीके से धारामापी की सुग्राहिता और धारामापी की दक्षतांक इस तरीके से बताते हैं। यदि हम इसी तरीके से बात करें बोल्टता सुग्राहिता की, आगे परिभाषा आपको बताते हैं बोल्टता सुग्राहिता किसे कहते हैं। तो आमतौर पे बोल्टता सुग्राहिता को अंग्रेजी में कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आपको बता दें कि इसकी परिभाषा निकल के आती है, धारामापी में विक्षेप तथा संगत विभवांतर के अनुपात को बोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। बोल्टता सुग्राहिता की परिभाषा फिर से देखिए, धारामापी में विक्षेप तथा संगत विभवांतर के अनुपात को बोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। इसको इंग्लिश में वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहां से बोल्टता सुग्राहिता VS इज इक्वल टू थीटा अपॉन V हो जाएगा। आपको बता दें कि वोल्टेज और धारा के बीच में यदि बात करें तो यहाँ पे V की जगह IG भी लिख सकते हैं। IG यहाँ पे क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थीटा क्या है, धारा सुग्राहिता है। तो यहाँ पे VS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन IG, या इसी को लिखते हैं धारा सुग्राहिता बटे धारामापी का प्रतिरोध। इस तरीके से वोल्टेज सुग्राहिता आती है। यदि इसके मात्रक की बात करें, इसका भी मात्रक होगा, क्या हो जाएगा, भाग प्रति मिली वोल्ट, या फिर बोल सकते हैं भाग प्रति माइक्रो वोल्ट। इस तरीके से इसका मात्रक व्यवहारिक निकल के आता है। अब आप देखते हैं अमीटर क्या होता है। अमीटर को देखते हैं। अमीटर की परिभाषा क्या होती है, अमीटर की परिभाषा होती है कि धारामापी का वह यंत्र जिसमें धारा को मापने के काम में आता है। मतलब अमीटर वह यंत्र है जो धारा को मापने के काम में आता है। तो इसकी परिभाषा इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं कि अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा को नापने के काम में आता है। तो यहीं पे इसको लिख दे रहे हैं, अमीटर
अमीटर वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में धारा को नापने के काम में आता है। धारा के नापने के काम में आता है अमीटर कहलाता है। तो एक चीज और आपको बताते चले कि धारा मापने के लिए इस परिपथ में जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। हमने आपको दो चित्र दिखाए हैं। एक चित्र ऐसा है जिसमें अमीटर का प्रयोग नहीं है, दूसरा चित्र ऐसा है जिसमें अमीटर का प्रयोग है। पहले चित्र को हम लोग देखते हैं, इसमें धारा है, प्रतिरोध है तथा एक सेल है। तो इसको हमने देखा क्या कि यहाँ पे धारा, यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम परिपथ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी धारा को मापने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन हम दूसरे चित्र में देखते हैं कि धारा भी वही है, प्रतिरोध भी वही है, लेकिन हमने धारा मापने का एक यंत्र लगा दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं अमीटर। तो यदि हम पहले वाले चित्र की बात करें तो पहले वाले चित्र में यदि हम वास्तविक धारा के मान की बात करें तो इसका मान I बराबर क्या आ जाएगा, E/R। पहले वाले चित्र में यहाँ पे वास्तविक धारा का मान आ जाएगा I बराबर E/R। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सेल तथा प्रतिरोध के जो अनुपात होता है वो धारा के बराबर होता है। ये वास्तविक धारा का जो मान होता है वो E/R के बराबर होता है। दूसरे चित्र की बात करें, दूसरे चित्र में हमने श्रेणी क्रम में एक चीज और भी देख लिया है कि हमने श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ दिया है। तो आपको पहले भी हमने बताया कि धारा मापने का जो यंत्र होता है उसे श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पे I डैश का जो मान आएगा, I डैश का मान क्या आ जाएगा, E/R प्लस RA। RA यहाँ पे क्या है, ये अमीटर का प्रयोग है यहाँ पे। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे RA जो होता है अमीटर का प्रतिरोध है। RA जो ये है ये अमीटर का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे यदि हम इसी चित्र को आगे बढ़ाते हुए बात करें तो जो I डैश का मान होगा, I डैश का मान जो होगा वो लेस देन होगा किससे, अमीटर से। इस चित्र में आपको ये भी बता दें, इससे ये स्पष्ट होता है कि अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही जो मापित मान होगा शुद्ध होगा, उतना ही मापित मान क्या होगा, शुद्ध होगा। तो अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही मापित मान शुद्ध होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में आदर्श अमीटर का प्रतिरोध प्राप्त होगा। या हम ये कह सकते हैं कि यदि हम आदर्श अमीटर के प्रतिरोध की बात करें तो उसका मान 0 होता है, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन आदर्श अमीटर के प्रतिरोध की बात करें वह 0 होता है, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। एक चीज और आपको बताते चलें कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। जैसा कि हमने चित्र बनाया है, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको हमने बताया, अभी कुछ देर पहले बताया कि जब भी कभी भी धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित किया जाता है तो इसे समांतर क्रम का प्रतिरोध लगा दिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ इस चित्र की बात करें, इस चित्र में मान लीजिए अमीटर का प्रतिरोध RA है और यहाँ पे शंट ये S से प्रदर्शित कर दिया। तो यदि हम RA की बात करें, RA का मतलब हो गया कि अमीटर का प्रतिरोध। तो अमीटर के प्रतिरोध की बात करें तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/RA बराबर 1/S धन 1/G। तो आपको ये G क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये S क्या है, शंट है। तो जब भी कभी भी धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित किया जाता है
तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है, अर्थात ऐसी स्थिति में 1/RA बराबर 1/S प्लस 1/G हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि RA बराबर, RA का मान किसके बराबर हो जाएगा? अब देखिए एलसीएम लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा SG बटे S प्लस G, ये निकल के आ जाता है, ये RA का मान आ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि धारामापी को 0 से I परास अर्थात धारा की उच्च सीमा के अमीटर में बदलने के लिए जो शंट का मान होता है, तो आपको बताया कि धारामापी को 0 से I परास अर्थात धारा की उच्च सीमा के अमीटर में बदलने के लिए जो शंट का मान होता है S बराबर IG बटे I माइनस IG इंटू G। एक चीज और इसका महत्वपूर्ण नंबर 2 हो जाएगा कि यदि शंट लगाया जाता है तो धारा की सुग्राहिता जो होती है वह कम हो जाती है। अर्थात शंट लगाने से, शंट का प्रयोग तब करते हैं जब धारामापी को अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शंट लगाने से धारा की जो सुग्राहिता होती है वह कम हो जाती है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। देखिए अब वोल्ट मीटर की परिभाषा देख लीजिए। वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो सिरों के मध्य विभवांतर को मापने के काम में लगाया जाता है। इसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। फिर से परिभाषा देखिए, वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो किसी वैद्युत परिपथ में दो सिरों के मध्य वोल्टता को नापने में, विभवांतर को नापने में काम में लाया जाता है। तो वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो किसी परिपथ में दो सिरों के मध्य विभवांतर को नापने के काम में लाया जाता है, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। देखिए दो अलग अलग चित्र हैं। एक चित्र ऐसा है जिसमें वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं किया है, दूसरा चित्र ऐसा है जिसमें वोल्ट मीटर का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे दोनों चित्रों को हम लोग समझते हैं, दोनों चित्रों के हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। पहले चित्र की बात करें तो यहाँ पे V के मान की बात करें, विभवांतर के मान की बात करें तो V बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर IR पहले चित्र में आ जाएगा। यदि हम दूसरे चित्र की बात करें तो दूसरे चित्र में क्या आ जाएगा कि V डैश बराबर I डैश बटे R। तो ये V डैश का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? I डैश बटे R। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। तो अब देखिए समीकरण 2/1 से, या 2/1 से क्या आ जाएगा? V डैश बटे V, बाया पक्ष बटे बाया पक्ष, तो यहाँ पे दाहिना पक्ष बटे दाहिना पक्ष, ये क्या आ जाएगा? I डैश बटे I। या हम ये कह सकते हैं कि इसका मान जो आ जाएगा V अपान V डैश बराबर I अपान I डैश। तो यहाँ पे एक चीज और बता दें कि ये तो दोनों के अनुपात की बात करें तो दोनों का अनुपात निकल के आ जाता है। देखिए वोल्ट मीटर की परिभाषा में ऊपर लिख दिया है, तो इसको आप लोग जब आप नोट्स बनाइएगा तो इसको पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं परिभाषा को। देखिए समीकरण नंबर 2 था V डैश बराबर I डैश इंटू R, ये समीकरण नंबर 2 है। तीसरा समीकरण जब हमने वोल्ट मीटर किसी भी जोड़ दिया है परिपथ में तो वहां पे V डैश बराबर क्या हो जाएगा? I माइनस I डैश, साथ में ये वोल्टता का प्रतिरोध आ जाएगा RV। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण यदि हम 2 और 3 की बात करें, समीकरण 2 और 3 से तो आपने ये देखा है कि इसका बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? I डैश इंटू R बराबर I माइनस I डैश और साथ में क्या हो जाएगा? RV। तो यहाँ से यदि हम RV की बात करें तो इसका मान क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा I डैश R बटे I माइनस I डैश, ये मान निकल के आ जाएगा।
तो जब इसका मान निकल के आ जाएगा तो देखिए इसका जो मान निकल के आ जाएगा उसका कैसे प्रयोग हम लोग करेंगे उसको भी देख लीजिए। इसको हमने एक हिसाब से अभी हमने समीकरण नंबर 4 बता दिया, समीकरण नंबर 4 बता दिया। तो आपको और बता दें कि समीकरण नंबर 1 क्या था। समीकरण नंबर 1 था कि v बराबर I इंटू आर। v बराबर क्या था, I इंटू आर। ये समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 4 ये है। तो हमने क्या किया कि समीकरण 4/1 से 4/1 से क्या आ जाएगा, तो बायां पक्ष बटे बायां पक्ष, दाहिना पक्ष बटे दाहिना पक्ष, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो या फिर इसको एक हिसाब से समीकरण 4/2 कर दिया। 4/2 करने से क्या आ जाएगा, उसे एक बात ये आ जाएगी कि v डैश और b में संबंध आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा उसको देख लीजिए। तो समीकरण नंबर 3 से क्या निकल के आ जाएगा, v डैश बराबर i डैश इंटू r। तो ये इसका समीकरण 3 को हमने सॉल्व करके रख दिया है समीकरण, क्योंकि देखिए v डैश और v डैश में संबंध ये आ गया है, या ये कह सकते हैं ये समीकरण नंबर 4 से निकल के आ गया है। तो 2 और 3 को एक साथ कंबाइन करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 से ये जो मान निकल के आएगा यहाँ से i डैश अपॉन i बराबर क्या आ जाएगा, rb बटे r प्लस rb। यदि हम v डैश अपॉन v की बात करेंगे तो उसका मान भी क्या आ जाएगा, rb बटे r प्लस rb। इससे एक चीज ये समझ में आ जाएगा कि v डैश जो होगा यदि v से लेस देन होगा, v का मान ज्यादा होगा किससे, v डैश से, तो हम बता दें कि उतना ही जो विभवांतर का नापित मान होगा उतना ही शुद्ध होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होना चाहिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसमें परिपथ में कोई धारा न ले। आज के लिए इतना ही।